को ही संभालने के लिए लग जाते हैं। बामसेप को कभी संभाला नहीं जा सकता। बामसेप को तभी संभाला जा सकता, बामसेप को संभालना, बामसेप को ग्रो करना, बामसेप को मेंटेन करना, बामसेप को डेवलप करना, यह अपने आप में नहीं हो सकता। यह तभी हो सकता जब हम बामसेप के माध्यम से जिस लक्ष्य को, जिस ऑब्जेक्टिव को हमने हासिल करना है, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर हमारा ध्यान रहे, तभी हम बामसेप को बनाए रखना, मेंटेन करना, उसको ग्रो करना, उसको डेवलप करना, यह तभी संभव हो सकेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था आपको कि बामसेप अपने आप में कोई मिशन नहीं, बामसेप को बचाए रखना यह हमारा काम नहीं है। तो बामसेप को चलाना, किसी लक्ष्य के लिए चलाना, बामसेप को बनाए रखना, बामसेप को बचाना, बामसेप को बढ़ाना, बामसेप का विकास करना, यह उस लक्ष्य के लिए है। और वो लक्ष्य के लिए जैसी जैसी जरूरत होगी वैसा वैसा हम बामसेप को आगे बढ़ाएंगे। अगर कल लक्ष्य ये डिमांड करता है कि बामसेप नाम के कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो हमें बामसेप को छोड़ना पड़ेगा, बामसेप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। यह जो समस्या है, इस समस्या की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, आपका अटेंशन फोकस करने के लिए हमने एक सब्जेक्ट रखा था। जो विचार हमारे सामने आए कार्यकर्ताओं से, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट, ये हम इस बात में कामयाब हो गए। डिसिप्लिन की भी बात ऐसे ही है, क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है वो इंटेलेक्चुअल क्लास का संगठन है। मासेस के ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन लागू करना आसान काम है, इजी टास्क है। मास ऑर्गेनाइजेशन में, आम आदमियों के, कॉमन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन लागू करना आसान काम है, इजी टास्क है। लेकिन इंटेलेक्चुअल लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में, इंटेलेक्चुअल क्लास के ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन लागू करना यह अपने आप में बहुत कठिन काम है। इंटेलेक्चुअल क्लास, इंटेलेक्चुअल लोग, ऐसा कहा जाता है इंटेलेक्चुअल लोगों के बारे में कि इंटेलेक्चुअल लोग वो डिसिप्लिन में नहीं रहते, क्योंकि हर एक इंटेलेक्चुअल आदमी की अपनी एक अलग डिसिप्लिन, वो दूसरों की नहीं मानता। सबसे बड़ा उसका रूल है, दूसरों की मत मानो, अपनी बात करते रहो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन के बगैर नहीं चल सकते। और अगर इंटेलेक्चुअल लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटेलेक्चुअल लोगों को भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये दुनिया में सबसे कठिन काम है साथियों, इंटेलेक्चुअल लोगों में डिसिप्लिन पैदा करना। तो हमने आपका ध्यान इस बुनियादी समस्या पर, जो आपका अटेंशन फोकस करना चाहते थे, मेरा ख्याल है कि जिस प्रकार के विचार हमारे सामने आए, हम इसमें सफल हो गए हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मासेस पर डिसिप्लिन थ्रस्ट की जा सकती है, थोपी जा सकती है। इंटेलेक्चुअल क्लास पर डिसिप्लिन थोपी नहीं जा सकती। तो इंटेलेक्चुअल क्लास को डिसिप्लिन इनकलकेट करनी पड़ती है, अपने चरित्र का हिस्सा बनानी पड़ती है और अपने चरित्र का विकास करना पड़ता है। अनुशासन में चलने के लिए अपने चरित्र को बदलना पड़ता है, अपने चरित्र का विकास करना पड़ता है, अपने चरित्र में वो बातें लानी पड़ती है। ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, स्वयं स्व विकास की बात है। डिसिप्लिन अपने आप में स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम जो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाया, उस ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आसान नहीं है। हमारा दुश्मन आपके साथ, उसके पास जो जो साधन है, जो जो औजार है, जो जो हथियार है, हर हथियार से वो आपके साथ लड़ाई लड़ेगा, व्यवस्था परिवर्तन होने नहीं देगा। हर हथियार से वो आपके साथ लड़ाई लड़ेगा। और अगर समय आया तो आज जो ब्राह्मण पर्दे के पीछे रह के लड़ते हैं, वो कल आपके साथ रास्ते पर की भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो उनके हर औजारों का हमें मुकाबला करना होगा, उनके हर हथियार का, हर तंत्र का मुकाबला करना होगा। और हर तंत्र का मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए, ताकत। और हम लोगों को तो इकट्ठा कर लेंगे,
हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी बहुत होंगे, आज भी है। आज भी हम देखते हैं कि बामसेब से प्रभावित जो एजुकेटेड क्लास है वो सबसे, मैं अभी भी आपको बताता हूं कि बामसेब देने वाले लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। वो किसी कर्मचारी को नहीं कहता कि तेरा प्रमोशन, तेरा ये हम देखेंगे। इसके बावजूद देश में जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संस्थाएं बनी हुई है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बामसेब ही है आज देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो कुछ भी नहीं देता। क्यों जुड़े हुए है? क्योंकि उसकी जो विचारधारा है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है और उसकी जो आइडियोलॉजी है, ये ऑब्जेक्टिव और आइडियोलॉजी उनको प्रेरित करता है कि इसके लिए हमें काम करना है। लेकिन जो काम हम करना चाहते, जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते, जो कार्य हम करना चाहते, वो कार्य करने के लिए हमें ताकत चाहिए। ताकत, एक ताकत जो समाज से आती है, एक ताकत हमारे अपने स्व-विकास से आती है, हमारे अपने स्वतः के नियंत्रण से, खुद के नियंत्रण से आती है, खुद के अनुशासन से आती है। इसलिए अनुशासन अपने आप में एक ताकत है, इस बात को आपको मानना होगा। ये बाबा साहब के जमाने में जो समता सैनिक दल था, हमारे कदम ने आपको उदाहरण दिया, बहुत आरएसएस के लोगों ने उसके अनुशासन को उस वक्त सराहनीय बताया था। बल्कि मैं ऐसा कहूंगा कि अनुशासन की बात आरएसएस ने समता सैनिक दल से सीखी। यही बात तो कदम कहना चाहते थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के जमाने में हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं था, सब लोग आम आदमी थे। और उन आम आदमी से जो लीडर थे मूवमेंट के, डॉक्टर अंबेडकर, वो कई गुना ज्यादा, उनसे कई गुना ज्यादा बड़े आदमी थे, महान आदमी थे, महान कैरेक्टर था। इसलिए बाबा साहब को वो डिसिप्लिन थोपना बहुत आसान हुआ। आम आदमियों ने वो डिसिप्लिन मानी, इसलिए समता सैनिक दल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन बना। आज ऐसा नहीं, थोपने से ये नहीं हो सकता था। मैंने बताया आपको कि बाबा साहब सबसे बड़े डेमोक्रेट के, दुनिया के सबसे महान डेमोक्रेट कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ऑटोक्रेटिक, अपने आंदोलन को एकदम ऑटोक्रेटिक तरीके से चलाया। हाँ, मैं ये बोलता हूं बस जाओ ऐसा करके आओ, बाकी कुछ नहीं होगा। क्यों? वो ऑटोक्रेटिक बनना चाहते थे? ऐसा नहीं, वो ये जानते थे कि जो समाज, जिस समाज को मुझे आगे लेकर जाना, जिस समाज का मुझे उत्थान करना है, वो समाज सोचने समझने की हालत में नहीं है, वो सोचता नहीं है, उसमें कोई क्षमता नहीं है। तो ऐसे समाज को अगर मैं अपने अपने दिमाग से सोचने की अनुमति दूंगा तो मेरे सामने सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक मजबूत हाथों से एक तानाशाह की तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाया और उसी से ये रिजल्ट निकले, उसी से ये इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इसलिए दोनों बातें, जैसा संगर साहब ने कहा कि मध्य मार्ग का मतलब मैं ये समझता हूं कि हमें बहुत हद तक कुछ बातें थोपनी भी होगी हमारे कार्यकर्ताओं को। साथियों, सही बातों के लिए आपके ऊपर में गुस्सा भरा जाएगा। अगर आप लोग जो बातें जिनाई नहीं, जिसके बगैर का कुछ हो नहीं सकता, अगर वो भी आप लोग नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करें? हम क्या करें? तो उससे अगर हमारे बीच में अगर गुस्सा पैदा होता और वो गुस्सा अगर हम आप लोगों के ऊपर में उतारते हैं तो इसमें बुराई क्या है? कोई हम अपने फायदे के लिए उतारते हैं? क्या उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ है? कोई खापड़ने का व्यक्तिगत लाभ है? हम कोई हमारी घर की समस्याएं आप लोगों को के सामने रखते हैं? हमारी कोई निजी समस्या है, हम तो यहां, हमारी कोई निजी समस्या नहीं है ये मानकर लगे हुए। कोई निजी समस्या हम आपके सामने कभी रखी है? कभी बीच में कहा है कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है, अब मैं ये नहीं कहता तुम करो? जो नेतृत्व है, नेतृत्व का सबसे बड़ा पहलू यह है कि नेतृत्व का मतलब है वो जनरल है लड़ाई का, और जनरल को हमेशा अपनी सेना के 10 कदम आगे होना चाहिए। इसका मतलब दुश्मन जो गोली चलाता है तो दुश्मन की गोली सबसे पहले जनरल को झेलनी पड़ती है। तो जो जनरल को गोली झेलनी पड़ती है, अगर वो हमारी सेना अगर वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो जनरल तो मुफ्त में मारा जाएगा, वो मर जाएगा, उसका सैक्रिफाइस
होगा वो तो अपनी जान की सैक्रिफाइस तो करता है, लेकिन जो कॉज है वो कॉज तो आगे नहीं बढ़ेगा अगर सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो। और सेना तभी लड़ेगी जब वो जनरल के आदेश के अनुसार लड़ाई लड़ेगी। तो अगर सेना को अपने अपने दिमाग से लड़ाई लड़ने की छूट दी जाए तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए साथियों, डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। डिसिप्लिन के बगैर लड़ने की ताकत आ ही नहीं सकती। जो स्ट्रगल है हमारी, ये स्ट्रगल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो संघर्ष हम लोग करना चाहते व्यवस्था के साथ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ, ये संघर्ष अनुशासन के बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुशासन अपने आप में संघर्ष देता है। 50% संघर्ष की ताकत यह अनुशासन से आती है और 50% ताकत विचारधारा से आती है। तो विचारधारा अगर आप लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर अनुशासन आप में नहीं आ रहे, तो आपकी लड़ाई अधूरी रहेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और आने वाला समय बहुत चुनौती भरा है, आपको बताना चाहता हूं मैं। एक तरफ हमारा आंदोलन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ रही है, और उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जो ताकत चाहिए हमारे पास में, वो ताकत अगर हम नहीं अपनाते, नहीं कमाते हैं, तो केवल विचारधारा से कोई काम नहीं होने वाला। इसलिए अनुशासन को अपनाओ। अनुशासन एक बहुत डिस्क्रिप्टिव संकल्पना है, लेकिन संगठन का अनुशासन, संगठन जो आपको आदेश देते थे। एक बात हमने देखी कि हम सेंट्रल यूनिट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस निकालते हैं, कुछ आदेश निकालते हैं कि भाई फलाने यूनिट, जैसे एक सिंपल बात है, हम बताते हैं कि भाई हाँ, आपके यूनिट में आपके यहां पर ये दिन का ये कार्यक्रम रखो और ये ऐसा कार्यक्रम रखो। सेंट्रल यूनिट की तरफ से आदेश निकालते हैं। होता क्या है कि वो जब लेटर जाता है सेंट्रल यूनिट की तरफ से उस यूनिट के पास में, तो उस यूनिट के कार्यकर्ताओं की अपनी मीटिंग होती है। मीटिंग किस लिए होती है? मीटिंग वो कैसे उस आदेश का पालन करना चाहिए इस पर सोचने के लिए नहीं होती। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके सोचने के लिए होती है। और फिर वो बाद में बता देते हैं हमको कि भाई ये हम नहीं कर सकते। तो क्या जो सेंट्रल से जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती, जो हिदायत दी जाती है, क्या उसका जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर उसका पुनर्विचार हो सकता है? फिर अगर जिले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर अगर उसका पुनर्विचार करना है, तो फिर सेंट्रल की जरूरत क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन है कि सेंट्रल से जो आदेश निकलता है वो आदेश का हुबहू पालन, डिक्टो उसका इंप्लीमेंटेशन ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में होना ही चाहिए। उस पर पुनर्विचार करने की, उसका रिव्यू करने की डिस्ट्रिक्ट्स को और स्टेट्स को कोई इजाजत नहीं है। ये सब्जेक्ट क्यों रखना पड़ा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमें यह बात ध्यान में आई कि द स्टेट यूनिट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स ऑन देयर ओन दे रिव्यू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल यूनिट, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल लीडर्स। दिस इज वेरी बैड। तो क्या होगा? आपको विचारधारा तो बहुत समझ में आ रही है, लेकिन विचारधारा अपने आप में कोई मूर्त नहीं है। उस विचारधारा के अनुसार जो नियोजन होगा, वो नियोजन से जो काम आप करोगे उससे आपको रिजल्ट निकलेंगे। तो विचारधारा आपके बहुत समझ में आई, लेकिन उसका पालन तो आपके एरिया में हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने नियोजन से जो हिदायतें दी जाती है, जो सुझाव, जो आपको जो हिदायतें दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसको फॉलो नहीं किया। इसमें हमारी कोई कमजोरी, हमारा कोई मतलब, हमारे मान सम्मान का सवाल नहीं है कि खापर्डे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी हिदायत को आपने फॉलो नहीं किया, इससे खापर्डे के मान सम्मान को कोई चोट नहीं पहुंची। लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए, उस ऑब्जेक्टिव का पालन, उस ऑब्जेक्टिव के तरफ आप लोग नहीं बढ़े, ये आपकी अकार्यक्षमता है। ये क्यों होती है? क्योंकि जाने अनजाने में आप लोग जो है, आप लोग इस अनुशासन को तोड़ते हैं। मैं नहीं कहता हूं ये डेलिबरेट हो रहा है, लेकिन ये अनजाने में भी होता है, इनडेलिबरेट भी होता है। तो इसको नहीं होना चाहिए। इन बातों की तरफ हमने आपका ध्यान फोकस करने के लिए हमने ये सब्जेक्ट रखा। इन सारे पहलुओं के बारे में आपको सोचना है। पहले खुद का विकास करो, स्वयं का विकास करो।
बाबा साहब आखिरी दम तक खुद का विकास करते रहे। खुद का विकास का मतलब कमरे कोठियां बनाने का नहीं, तो खुद के चरित्र का, खुद के व्यक्तित्व का विकास करते रहे। हर लीडर को यह करना पड़ता है। आपने खुद में देखा होगा कि 20 साल पहले हम क्या थे, ये सोचने की बात है आपको। 20 साल पहले हम क्या थे, 20 साल के बाद आज हम क्या है। ये कोई किसी ने हमको चुनकर भेजा इसलिए नहीं आए हम, ये हमारे अपनी विकास की प्रक्रिया से आए हैं। और ये विकास की प्रक्रिया बहुत बड़ी दुखदाई है। इस दुखदाई प्रक्रिया को हमने झेला और झेलते झेलते आज हम आ गए। आज भी हम उस प्रक्रिया में हैं। हम जब आपकी लीडरशिप करते, जब आपका नेतृत्व करते, तो नेतृत्व करना आसान बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। हर रोज रात को गाड़ी में होना पड़ता है और दिन में लोगों में होना पड़ता है। कई बार लोग मुझे कहते रहे, इतनी बड़ी उम्र में आप रात को सफर करते हैं, दिन में मीटिंग करते हैं। यहां सवाल उम्र का नहीं, सवाल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों को पूरा करने का है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बातें करनी पड़ती है। तो इसलिए अनुशासन को आप एक महत्वपूर्ण हिस्सा, आपके कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू और महत्वपूर्ण हिस्सा मानकर आप लोग भविष्य में काम करोगे, इस आशा के साथ में ये सेशन खत्म करता हूं।